नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc B.Ed वाला पर। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आप सभी के साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ तैयार हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसे कि हमने पुराने टॉपिक में पढ़ा था लर्निंग और उसके टाइप्स के बारे में, तो आज हम आगे और पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग का मतलब है कि वो कौन से कारण हैं जो लर्निंग को क्या करते हैं, लर्निंग में इफेक्ट डालते हैं कि लर्निंग जो होगी जो लर्निंग हो रही है, जो लर्निंग होगी वो किस तरीके से होगी और उस पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने से मतलब है कि जो प्रभाव लर्निंग पे पड़ेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उसका लर्निंग पे क्या असर करता है और लर्निंग कैसी होती है और किस तरीके की बनती है, तो वो हम आज समझेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे मैंने फैक्टर्स में जो लिखा है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशन है, इमोशंस हैं, इंटेलिजेंस है। ये थोड़े मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं इनके बारे में कि मैं आपको समझाऊंगा कि इन चीज़ों का जो है वो लर्निंग पर क्या असर पड़ता है और लर्निंग कैसी होती है फिर, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, सिंपल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर इंडिकेट कर रहा है वो मतलब कर रहा है कि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास का माहौल कैसा है ना। तो सोसाइटी, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। So if society near us is not so supportive, not so intelligent, not so motivating, etc., the learning can be disturbed. Okay. तो यहाँ पर जो मैंने आपसे सोसाइटी से मतलब बोला है, तो सोसाइटी से यहाँ पर मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है, जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, वो सब कंसिस्ट होगा इसमें। वो सब को लेके चलेंगे हम। लाइक हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारी सोसाइटी। ओके। तो इसमें हम हर चीज़ का सम टोटल करेंगे। अब देखो होता क्या है, हम किस माहौल में रहते हैं, हम कैसे माहौल में पले बड़े हैं, वो हमारी आदतों में दिखता है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा रवैया, है ना, हमारा बातचीत, हमारा रंग ढंग सब बता देता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से कहाँ रहते हैं, है ना, कि कहाँ हम बिलोंग करते हैं। ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट हम पे क्या प्रभाव डाल रहा है। अब देखो क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप फैमिली में रह रहे हैं और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपको फेवर करती है, आपके डिसीज़न पर आपको सपोर्ट करती है ना, आपके जो मोटिव्स हैं, आपका जो विज़न है लाइफ को लेकर, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपका माइंडसेट जो है ना वो अलग ही डेवलप होगा, है ना। और जो आपके नेबर हैं, जो आपका नेबर है, अगर वो सपोर्टिव है, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत जगहों में ऐसा होता है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली अगर इतनी जानकार नहीं है तो हम अपने क्या करते हैं, आस पड़ोस से भी चीज़ों को साझा करते हैं। अगर हमारा आस पड़ोस अच्छा है, सपोर्टिव है, जिन चीज़ों में हम लैक करते हैं और हम उनसे पूछें, अगर हमें वो समझाते हैं, हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं, समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, बहुत चीज़ें मतलब, है ना, अगर वो सपोर्टिव है, हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो क्या है, हम डिफरेंटली ग्रो करेंगे। वहीं हमें स्कूल में जाते हैं, हम टीचर से मिलते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है, किस तरीके के दोस्त हमने क्या है बनाए हुए हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, किसके साथ हम बातचीत करते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। जब आप अपने एक फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हो तो उस फ्रेंड सर्कल में उन दोस्तों के बीच में किस तरीके की बातें चलती हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है आप शेयर करते हो, है ना, क्या आपका कम्युनिकेशन लेवल है, क्या आपका शेयरिंग लेवल है ना, क्या आपकी जो सोच है वो किस तरीके की है, वो सब कुछ बता देता है ना। बोलते हैं ना कि यूअर वाइब अट्रैक्ट यूअर ट्राइब, सुना होगा आपने, कि आपका जिस तरीके का आपका ऑरा होगा, आपका जिस तरीके का रवैया होगा, जिस तरीके का आपका एकदम स्ट्रक्चर होगा ना, उस तरीके के लोग आपके पास रहेंगे, उस तरीके के लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करोगे, है ना। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, सिंपल सी बात ये है ना। और कीचड़ से आप
कैसे बोलते हो, क्या बातचीत करते हो, आपका इंटरेक्शन टीचर से किस तरीके का है, ये सब कुछ मैटर करता है ना। तो अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है, सपोर्टिव है, इंटेलिजेंट है, मोटिवेटिंग है, शेयरिंग केयरिंग कम्युनिकेशन एकदम अच्छे तरीके से हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग में बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जो आपकी ग्रोथ होगी, जो आपका डेवलपमेंट होगा, वो बहुत ठीक प्रकार से होगा, है ना। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आपकी सोसाइटी, आपका स्कूल, आपकी फैमिली, आपका नेबर क्या नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, मोटिवेटिंग नहीं है, शेयरिंग केयरिंग में विश्वास नहीं रखता है, तो आपकी ग्रोथ रिटार्ड होगी ही होगी। आपकी लर्निंग, आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ क्या होगा, ग्राफ आपका डाउन होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या होंगी, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपकी लर्निंग में। तो इट्स अ ड्यूटी, है ना, ड्यूटी है ये, आपकी खुद से भी है ये ड्यूटी कि आप क्या हैं, आप क्या करें, सही संगत में रहें, सही लोगों के साथ उठना बैठना करें, सही बातचीत रखें, सही रवैया रखें, अपना एटीट्यूड अच्छा रखें कि आपसे कोई बात करना चाहे, अपने तौर तरीके अच्छे से रखिए ताकि अगर आप किसी को कुछ पूछे तो वो आपको सही जवाब दे। अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना वे ऑफ वॉकिंग, अपना वे ऑफ आस्किंग, जो आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, आपकी हैबिट्स हैं, उनको सही रखिए ताकि जो आपसे मिले, बातचीत करे, वो अच्छा महसूस करे। ओके, तो डेफिनेटली सही रहोगे, सही राह पर चलोगे। ऑल्दो है हो आप बच्चे ही, लेकिन कुछ समझ थोड़ी बच्चों को भी होती है ना कि क्या सही है क्या गलत है ना। और इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ एल्डर कि वो बच्चों पे पूरा ध्यान दे। उसकी संगत कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहा है, वो शाय फील कर रहा है, वो कैसा उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, ये टीचर की ड्यूटी है कि पूरा देखे, क्योंकि है तो वो बच्चा ही ना। ओके, तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है लर्निंग में। दूसरा अगर हम देखेंगे इन्वायरमेंट से जो मतलब है वो है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट से मतलब कि सच एज डेस्क, इलेक्ट्रिसिटी, infrastructure can also enhance the learning if used and provided efficiently and effectively, you know, like availability of resources से यहाँ पर मतलब है कि जो आपकी रिसोर्स है, कि रिसोर्स जो है अवेलेबल है, और किस टाइप की रिसोर्स अवेलेबल है, और क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है, किन किन चीज़ों का लर्निंग में किन किन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि अगर रिसोर्स नहीं है तो वो बच्चा बिल्कुल डेवलप ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर रिसोर्सेज हैं तो वो क्या होता है, इन एडिशन पॉइंट बच्चे को देती है, बच्चे की ग्रोथ में वो एडिशनल पॉइंट्स जोड़ती है। रिसोर्स होना बच्चे में अपने में एक खुशी देता है। देखो, अगर हमें पढ़ाई के लिए, अगर हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास टेबल चेयर नहीं है, अच्छी किताबें नहीं हैं, है ना, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढंग का नहीं है, तो वो हमारी लर्निंग में अलग ही इम्पैक्ट डालता है ना। वेयर एज अगर हमारे पास अच्छी किताबें, हमारे एरिया में अच्छी लाइब्रेरी है ना, जो जो चीज़ें मतलब हमें चाहिए अगर वो अवेलेबल है और बच्चे में पढ़ने की चाह है और जो जो उसे चाहिए वो अवेलेबल है, तो क्या डेफिनेटली वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। देखो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ जिसने चाह लिया उसने पा लिया। तो ये एक मोटिवेशन, एक ये तरीका आपके मन में आना चाहिए कि जिसने चाह लिया उसने पा लिया। तो आप अगर चाह रखते हो तो आपको बिल्कुल वो मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। ओके, रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा, किस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का आपको ठीक प्रकार से यूज़ करना होगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको किताबें, कॉपी, आपको बेंचेस जो प्रोवाइड हो रही है, आपको उसको ठीक प्रकार से उसका उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर स्कूल प्रॉपर्टी तो आप उसको वेस्ट करें। ओके, तो उसका भी उतनी तरीके से ध्यान रखिए जितना आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये एक चाइल्ड की ड्यूटी है, ओके, कि रिस्पेक्ट यूर मटीरियल्स। ओके, तो फिजिकल इन्वायरमेंट भी बच्चे की लर्निंग में इफेक्ट डालता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज ऑलवेज हेल्प चिल्ड्रन। ओके, तो दूसरा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर से यहाँ पर मतलब है कि हेल्थ, ओके, ऑल ओवर बॉडी, जो ओवरऑल बॉडी है उससे यहाँ पर मतलब है। तो चलो पढ़ते हैं। हेल्थ और फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग। इफ़ वी आर फटीग, लर्निंग कैन बी डिस्टर्ब। ओके, तो देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि
फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ होनी अच्छी चाहिए, है ना। आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा, फटीग, मोटापा नहीं होना चाहिए आप में, ओबेसिटी के आप शिकार नहीं होने चाहिए, मतलब, है ना। क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली लर्निंग में बाधा डालेगी। आपका ढंग से ग्रोथ हो ही नहीं सकता अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, और सबसे पहले अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप फिज़िकली फिट भी नहीं हो सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपकी हेल्थ, आपकी फिजिक, है ना। अब जब एक बच्चा रहता है, अपनी यंग स्टेज में है, अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, उसे क्या होना चाहिए, फुल एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना। उसे एक्सरसाइज करते हुए रहना चाहिए, उसकी रनिंग हैबिट, वॉकिंग हैबिट अप टू द मार्क, अप टू द टाइम होनी चाहिए ना, ठीक प्रकार से ठीक होनी चाहिए। और मोटापे का शिकार तो इस उम्र में बच्चा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ की एज है। और इस उम्र में अगर वो आलस और इन चीज़ों की वजह से, जंक फूड वजह से, किसी भी कारण से अगर वो मोटा होता है तो नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इफेक्ट डालेगी आपकी लर्निंग प्रोसेस में। आपका माइंड अच्छा नहीं है, आपकी फिजिक अच्छी नहीं है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग क्या होगी, डिस्टर्ब होगी ही होगी। इफ़ we are healthy, we can participate in every class activity and enhance our learning. Okay, सिंपल सी बात यह है, अगर आप सही हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, तो आप हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका इनर मन बोलेगा कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि आप जब फिट हैं तो आपका मन भी बोलेगा। कोई चीज़ ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए ना, कि मैं ये करूँगा। लेकिन ये चीज़ आप तब करेंगे जब आपका हेल्थ आपका साथ देगी। तो आपको अपनी हेल्थ को फिट रखना चाहिए, अपनी बॉडी, माइंड, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को फिट रखना चाहिए। तब क्या करेगी, आपकी लर्निंग में भी इफेक्ट डालेगी, इन्हांस करेगी। अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ आपको हेल्प करती कि आप पार्टिसिपेट करें, और आप पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ही होगा। इलनेस कैन बी एक्यूट, क्रोनिक, है ना, इंजरी और स्मॉल वाउंड एटसेट्रा ऑल्सो hampers the learning because they work in interruption in our learning process. Okay, तो अगर बीमारी जो है, जो हेल्थ दिक्कत आ रही है, वो किसी भी चीज़ से आ रही है ना, तो उस चीज़ का निवारण निकालो, उस चीज़ का सलूशन निकालो, और किस पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक पे ध्यान दो, ताकि आप की लर्निंग डिस्टर्ब ना हो पाए, आपका जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपका जो ये विकास हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो, जो आप चीज़ें सीख रहे हैं वो अच्छी प्रकार से सीखें। ओके, और बच्चे तो बिल्कुल बहाना ना मारे कि हम मोटे ऐसे हो गए, वैसे हो गए। अपने को फिजिकली फिट रखो, अपनी फिजिक अच्छी रखो, अपने को चुस्त तंदुरुस्त रखो, खुश रखो। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है मोटिवेशन। ओके, वी आर लर्निंग बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशन इन अस। Someone is learning because they have some goals, expectancy, some kind of desire, drive or motive, reinforcement, etc. Okay, देखो, हम पढ़ रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, हम चीज़ें सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारा मन है, हमारा कोई ना कोई उस चीज़ के पीछे मोटिव है ना। कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम बेवजह तो कोई चीज़ नहीं करते ना। कुछ चीज़ हम बेवजह कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हम बेवजह नहीं कर सकते ना। तो जो क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन हमें खुद से आ रहा है, जो प्रोत्साहन हमें अपने से मिल रहा है, या फिर हमारा उसके पीछे कोई मकसद है, इसलिए तो हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना। तो ये मकसद, ये प्रोत्साहन बना रहना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारी खुद से भी कोई हमारे वो है ना, लक्ष्य है ना, हमारे खुद से भी कोई निर्णय है, हमारे खुद से भी कोई हमारा मन है ना, जो हमें कुछ करने के लिए बोलता है ना, कि ये करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। ओके, encouraging student time to time through different means, reward, goals, incentive, etc. is very important because they act as motivation and enhance learning. Okay, देखो, अब बच्चा जब होता है, घर में हो चाहे स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो घर में तो देखो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, और स्कूल में टीचर की ड्यूटी बनती है कि बच्चे को वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे, है ना। बच्चे को प्रोत्साहन देता रहे किसी ना किसी भी तरीके से, कि जिस तरीके से बच्चा एकदम एनर्जेटिक फील करे, एकदम सपोर्टिव, एकदम हैप्पी फील करे, कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। ओके, तो ये टीचर की बहुत बड़ी ड्यूटी है। क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, हर बच्चे को सपोर्ट करना, हर बच्चे का मार्गदर्शन करना, हर बच्चे को राह दिखाना,
किसकी ड्यूटी है? टीचर की। अब वो किसी भी तरीके से दिखा सकता है। मान लो उसने कोई क्विज रखी टीचर ने, तो एक सही जवाब सही होने पे एक टॉफी मिल रही है, एक सही जवाब होने पे एक पेंसिल मिल रही है, एक सही जवाब मिलने पर एक रबड़ मिल रहा है। तो किसी भी तरीके का आप बच्चों को तरीका ढूंढो, आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, है ना? ओके, तो वो तरीका टीचर पे भी होना चाहिए। और बच्चे को एकदम एनर्जेटिक रखना, एकदम तरोताज़ा रखना क्या है? टीचर की ड्यूटी है। एंड इफ समवन लैक्स द मोटिवेशन दे कैन नॉट लर्न बिकॉज नथिंग कैन मेक देम टू लर्न ड्यू टू लैक ऑफ मोटिव, ड्राइव, गोल्स एटसेट्रा। और जिस इंसान का मन नहीं है, जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है, जिस इंसान का कोई अपने से अंदर से इनर विल नहीं बोलता, तो वो इंसान अगर जो खुद से मोटिवेट नहीं होना चाहता ना, तो वो कोई चीज़ कर ही नहीं सकता है। देखो, अगर आपको कुछ चीज़ करनी है ना, तो सबसे पहले निर्णय, सबसे पहले मन, इच्छा खुद की होनी चाहिए। सबसे पहले हमें मोटिवेशन खुद में ढूंढना होगा, बजाय औरों में खोजने से। कोई हमारी मोटिवेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन अपने मन में कुछ करने की चाह तो हमें खुद ही लानी होगी। कोई दूसरा उसको हमारे लिए नहीं ला सकता है ना? तो ये हमारी ड्यूटी है कि खुद से सबसे पहले हम क्या बने? एक्टिव बने। कोई चीज़ करने के लिए हमारा मन अपने को रेडी करे कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ सीखनी है कि ये चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या इसके बेनिफिट है। पहले हमें करने की चाह तो हो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारी खुद की ड्यूटी है कि सबसे पहले हम क्या हो? इनर, अंदर से क्या रहें? मोटिवेट रहें। ओके, बाद में तो हमें कोई और मोटिवेट तब करेगा, लेकिन खुद से अपना मन होना चाहिए सबसे पहले। बिन मन के कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अब देखेंगे इंटरेस्ट। द मोर इंटरेस्टेड और क्यूरियस द इंडिविजुअल, द लर्निंग कैन बी क्विक एंड ईजी। अब देखो, इंटरेस्ट, जैसे मैंने वो बोला कि जिज्ञासा होनी चाहिए, अपना एकदम झुकाव होना चाहिए किस चीज़ की तरफ। जो चीज़ हम करना चाहते हैं ना, उस चीज़ के बारे में हमें इंक्यूजिटिवनेस होनी चाहिए कि चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कि हम इस चीज़ को कैसे कैसे कर सकते हैं। इसकी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? चाह होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर चाह है, तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ क्यों है, किस लिए हम उसको जान कर रहेंगे। हम उसके पीछे के सारे कारण जान लेंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस लिए हो रही है, कौन इस चीज़ को कर रहा है, और हमें इस चीज़ को सीखना है तो हम कैसे सीखेंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट बोलता है, ये हमारा किसी चीज़ की तरफ आकर्षण बोलता है, ये हमारा किसी चीज़ की तरफ झुकाव बोलता है, ये हमारा, हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसकी तरफ हमारा मोटिव बोलता है। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ में आपका मन है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को क्या करो? जनरेट करो। So if some individual do not have interest in particular subject, topic, unit, etc., learning can be boring and can take much time. Okay. So, वही है बात, अगर किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो, और अगर इंटरेस्ट से वो कोई चीज़ नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ये बात है कि उस चीज़ को करने में या फिर सीखने में, समझने में पहले तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और फिर भी अगर मन मार के कोई चीज़ कर रहा है, अपना बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कोई चीज़ कर रहा है, तो उस चीज़ को सीखने में वो समय, वक्त से ज़्यादा समय लेगा। मतलब जितना समय उस चीज़ में लगना नहीं चाहिए, वो उस चीज़ से ज़्यादा क्या लेगा? समय लेगा उस चीज़ को सीखने में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, कि तभी आप अगर कोई चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आपको समझ में भी एकदम फटाफट आएगी वो। और उसके बाद आपके वो कॉन्सेप्ट, आपका वो सब्जेक्ट, आपके वो टॉपिक, कोई भी चीज़ है, चाहे वो आप लर्निंग बाय डूइंग करना चाहते हो, बाय आप वो रीडिंग समझना चाहते हो, बाय आप वो एक्सपेरिमेंटेशन सीखना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी आएगी अगर आप इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपको पता ही होगा। देखो, आप अपनी डेली लाइफ में कोई चीज़ करते होंगे ना, अगर आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो वो काम एकदम फटाफट होगा, है ना? वो कोई समय नहीं लेगा सीखना, समय लेगा, लेकिन एक नॉर्मल समय लेगा, एक डिसेंट टाइम लेगा। लेकिन अगर आप बस इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप क्यूरियस नहीं रहोगे, आप अपनी इंक्यूजिटिवनेस, जिज्ञासा वगैरह नहीं दिखाओगे, तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूम करेगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, और आपको आगे चल के वो चीज़ याद भी नहीं रहने वाली है। तो आप सबसे पहले, आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप इंटरेस्ट को जनरेट करें, कि आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है और आपको वो काम ठीक प्रकार से करना है। अब देखो, कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट डालता है लर्निंग की प्रोसेस में। इफ़ देयर इज़ नो क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द लर्नर आर नॉट गोइंग टू लर्न मच, बिकॉज फॉर लर्निंग देयर शुड बी क्लियर ट्रांसफर ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियन। ओके, अब देखो, कम्युनिकेशन, आप देखो एक तरीके से ना रामबाण है। आपने हमेशा देखा होगा, जो इंसान, जो बच्चा या फिर जो व्यक्ति अपनी बातों को ठीक प्रकार से रख सकता है ना,
वो ठीक प्रकार से समझता भी है फिर, है ना। तो अपनी बातों को ठीक प्रकार से दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बातों को ठीक ढंग से समझाना, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम डेफिनेशन वे में समझाओ, लेकिन एक क्लियर कट, एक साधारण, एक सही तरीके से, एक सहज तरीके से अपनी बातों को रखना किसी के सामने, ये एक रामबाण है लर्निंग प्रोसेस में। ओके, जब टीचर आपको समझाता है, अगर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, टीचर का अपने बच्चों से ठीक प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, या फिर बच्चों का अपने टीचर से इंटरेक्शन नहीं है, बच्चे अपने टीचर के सामने शाई फील कर रहे हैं, बच्चे अपने टीचर के सामने एक्सप्रेसिव नहीं है, और टीचर भी अपने बच्चों के सामने एक्सप्रेसिव नहीं है, तो लर्निंग फैक्टर हिंडर करेगा, आपका लर्निंग फैक्टर्स में रुकावट आएंगी, ये ऑब्स्टिकल बना रहेगा फिर लाइफ टाइम। ओके, और बिन कम्युनिकेशन के बच्चा सीखता भी नहीं है। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस। ओके, अब देखो, लैंग्वेज का आने का मतलब ये नहीं है कि आपको भाषा आती रहा, आपने फटफट फटफट कुछ भी बोल दिया। क्लास का माहौल टीचर को देखना चाहिए कि क्लास का माहौल किस तरीके का है। इंडिविजुअल डिफरेंस हर क्लास में मिलते हैं, किस बच्चे के साथ कैसा डील करना है, किस बच्चे को किस तरीके से समझ में आ रहा है। और दूसरा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि टीचर एक बारी में समझा दे और पूरे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 को समझ में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चे की वो ड्यूटी, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो टीचर को रिपीट बोलकर, एक्सक्यूज़ मी बोलकर, या फिर सर आई हैव अ क्वेश्चन बोलकर, या फिर जो उसको बोलना है कि जिससे उस, लेकिन उसको बोलना ज़रूर पड़ेगा टीचर को कि टीचर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आए, आप इस चीज़ को दोबारा दोहरा सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को दोबारा समझा सकते हैं। तो ये ड्यूटी बच्चे की भी होगी, क्योंकि टीचर को तो तभी पता चलेगा ना जब बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, जब बच्चा टीचर के पढ़ाई हुई चीज़ों पर रिस्पॉन्स करेगा। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, कभी भी एक तरफा नहीं होती है, कम्युनिकेशन 2 साइड से होती है। एक्टिव लिसनर भी बनो, एक्टिव लर्नर भी बनो, और एक्टिव कम्युनिकेटर भी बनो। ओके, जब आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखोगे टीचर के साथ, अपनी बातों को टीचर को ठीक प्रकार से बता पाओगे, टीचर की बातों को ठीक प्रकार से समझ पाओगे, तो डेफिनेटली लर्निंग अच्छी होगी, है ना। गुड कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग। उसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट किस में पड़ता है, लर्निंग में पड़ता है। ओके, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, इमोशंस, emotions such as angry, sad, frustrated, etc. also affect the learning because our mind is not able to process the information efficiently or effectively when there are emotional changes occurring in our mind and body. Okay, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप कोई चीज़ को समझते हैं, है ना, तो आपको अपना दिल और दिमाग उस चीज़ में लगाना पड़ता है। मतलब आपको किसी भी काम में फोकस करना होता है तो आपको अपना दिल, माइंड और अपना दिमाग, हार्ट, अपना दिमाग जो है आपका ब्रेन, अपना दिल, हार्ट जो है, उसको उस चीज़ पर फोकस कंसंट्रेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप अपने मन से कहीं और ही पहुँचे हुए हो तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, है ना। कि आप बाय बॉडी तो वहाँ पर प्रेजेंट हो, बट बाय माइंड आप कहीं और ही खोए हुए हो। तो आपको अपनी प्रेजेंस जो है, अपना फोकस जो है आपको वहाँ पर बनाए रखना होगा। अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने शरीर को आपको एक जगह पे एकाग्रस्त होकर फोकस करना होगा, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। और जो इमोशंस होते हैं एकदम, कैसे गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन दिखाना, निराश होना, ये सब क्या है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं लर्निंग की प्रोसेस में। ओके, खुश रहना सीखो और हर बात में रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना सीखो, और हर चीज़ को पहले पेशेंसली और एकदम एक सही तरीके से कामनेस के साथ सुनना सीखो, और अपनी बात को प्यार से रखना सीखो, रादर देन अपनी एकदम क्विक रिएक्शन से अपनी को कामनेस के साथ, अपनी बातों को कामनेस के साथ बोलना सीखो, है ना। और क्या बोलते हैं, जब इमोशन और जब ये फ्लक्चुएशन आते हैं ना, क्या बोलते हैं, बिहेवियर में, तो डेफिनेटली लर्निंग प्रोसेस जो है वो इसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और लर्निंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी अगर आपका बिहेवियर और आपका माइंड, आपका मन निराश है और चिड़चिड़ापन हो रखा है, तो लर्निंग नहीं होगी ठीक प्रकार से। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को अगर आप बुरा फील करें तो उसको साझा करना, अपने को इमोट करना और अपने को व्यक्त करना सीखो, कि ताकि, क्योंकि आप इतना मानोगे कि शेयर करके बात किसी के समक्ष रखकर बहुत आपको क्या मिलता है, आराम मिलता है और चीज़ों का सोल्यूशन भी मिलता है। ओके, इंटेलिजेंस, दिस इज इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर
if they are intellectually not up to mark, they may have problem in learning, and individual difference play important role in this and all kind of factors. We are aware that there are so many learning disabilities and IQ matters a lot in learning पर्टिकुलर थिंग्स समटाइम्स. ओके, इंटेलिजेंस. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासरूम क्या एकदम डाइवर्स कैटेगरी में आता है. हर बच्चा सेम नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेंगे. ओके, तो टीचर की ड्यूटी है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, किसका आईक्यू लेवल कैसा है, किसको कैसे समझाने पर समझ में आता है, कितनी बार बोलना पड़ता है, किस वे में बोलना पड़ता है ना, वो सब मैटर करता है. क्योंकि आपको पता है कि हम जब क्लासरूम में जाते हैं तो हमें डिफरेंट तरीके के बच्चे मिलते हैं, और डिफरेंट तरीके के बच्चे मिलते हैं और हम हर बच्चे से बातचीत करते हैं तो हर कोई अपनी इनोवेशन, अपने आइडियाज़ दिखाता है ना, अपने वे में जवाब देता है, अपनी बातें समझ रखता है. तो जो सब बच्चों में भिन्न है ना, वो हर कोई ये डिफरेंस हर कोई अपने में क्या करता है, रखता है. तो टीचर को हर चीज़ को ध्यान में रखकर समझाना होगा, बताना होगा, पढ़ाना होगा. अब सबका साथ भी रखना है, सबका विकास भी करना है, तो वो टेक्निक्स, वो तरीके अपनाने होंगे जो सबका साथ और सबका विकास करेंगे. क्योंकि लर्निंग जब हो रही है और सबकी जो है वो लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो इन्हांस करनी है ना. और जो ये सारे फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, तो हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना भी है. ऐसा नहीं है कि आधे बच्चों को छोड़ देना है और पूरे बच्चों को पढ़ाना है. तो हर चीज को ध्यान में रखकर करना होगा, है ना. तो ये जो मैंने कुछ टॉपिक आप लोगों को समझाए, आशा करता हूँ आपको ये फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनका जो प्रभाव पड़ रहा है लर्निंग पे, वो समझ में आया होगा. फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा, और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं. आपको कभी किसी टॉपिक की अर्जेंटली ज़रूरत पड़े और मेरे पास अगर वो अवेलेबल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. डेफिनेटली मैं आपको सोल्यूशन दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा. और आपको मेरे नोट्स पसंद आते होंगे. थैंक यू. अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. मैं MSc B.Ed वाला फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ. आप सभी का धन्यवाद.